हाँ जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन में, उसका नाम है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। क्या नाम है? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। ओके। अच्छा, दूसरी बात, जो मैंने टेस्ट अपलोड किया है उस टेस्ट के बारे में बता देता हूं कि टेस्ट आप लोगों ने 12 तारीख तक मुझे सबमिट कर देना है। 12 तारीख तक आप ये टेस्ट मुझे सबमिट कर सकते हैं, 12 तारीख तक। अब मैं किन्हीं 100 बच्चों की कॉपीज को मैं चेक करूंगा, मतलब मैं डिस्कस करूंगा 1 to 1 फीफो बेसिस पे। जो भी पहले 100 आएंगे उनकी कॉपीज को मैं चेक करूंगा, मतलब डिस्कशन करूंगा, और बाकी जितने भी होंगे उन सबकी कॉपीज को मैं चेक करवा दूंगा। बस वो मेरी टीम चेक कर देगी। मेरी टीम भी, मतलब उसमें सीए ही हैं जो लोग चेक करेंगे, डोंट वरी। और वो मेरी इंस्ट्रक्शन में ही चेक करेंगे, मगर पहली 100 कॉपीज को मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद ऐसे ही जिस बार जिनका नंबर इन 100 कॉपीज में लग जाएगा, फिर अगली 100 को फिर दोबारा मैं चेक करूंगा, मतलब फिर वो अगली 100। ठीक है, इस तरीके से मैं हाँ जी, जिनकी कॉपीज मेरे थ्रू चेक नहीं भी होगी, मेरे थ्रू डिस्कशन में नहीं भी आएगी, वो भी, उनको भी पूरा A to Z रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, सब कुछ रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। जिनकी कॉपीज मेरे थ्रू चेक नहीं भी होगी उनको प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड मिलेगा कि आपकी कॉपी के अंदर ये दिक्कत है या ये आपको स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट यहां पर है। ठीक है, सो डोंट वरी। चले, अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अच्छा, जब आप सब्जेक्ट भेजेंगे, जब आप मेल भेजेंगे टेस्ट की, तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारी मेल आती हैं उस मेल आईडी पर टेस्ट की, इंटर के आ रहे होते हैं, कुछ सीएमए फाइनल आ रहा होता है, कुछ आपका आ रहा होगा, तो इसलिए उसका सब्जेक्ट मैटर जरा ध्यान से लिखना। सब्जेक्ट मैटर मैं आज दे दूंगा टेलीग्राम पे कि सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए। केवल उसी सब्जेक्ट से ही मैं सर्च करके सारे टेस्ट निकालूंगा। प्लीज अपने कलाकारी मत दिखाना, कोई और सब्जेक्ट मैटर मत लिख डालना वहां पर। तो जो सब्जेक्ट मैटर दूंगा वही सब्जेक्ट मैटर लिखना। मैं अभी लिख के दे रहा हूं, अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि क्या सब्जेक्ट मैटर। इनफैक्ट क्लास शुरू करने से पहले मैं डाल ही देता हूं, कहीं भूल गए बाद में तो फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी। रुक जाओ। लो जी, सीए फाउंडेशन डैश टेस्ट नंबर 2, बस दैट्स इट। ध्यान से लिख लेना, बस यही सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए आपका टेस्ट का। आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ओके। जी, ये चैप्टर कहता है कि सवाल उठा कि किस किस की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होती है, किस किस की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होती है। ओके, यहां पर ना एक सेक्शन जरूर याद कर लेना, वो है सेक्शन नंबर 11। ये बहुत ज्यादा जरूरी याद कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर पॉसिबिलिटी है जब भी सवाल बनेगा ना, तो आपका इंप्रेशन भी डल जाएगा कि सेक्शन लिख के आए हैं। और सेक्शन नंबर 11 याद करने से मतलब चांसेस बहुत हैं कि इसी के अंदर ही सवाल जो है हिट कर जाएगा। ठीक है, चले। क्या कहता है जी सेक्शन 11? ये सेक्शन 11 है, कहता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हर वो व्यक्ति की कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट होती है जो कि जिसकी एज ऑफ मेजोरिटी
होती है, यानी कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट किसकी नहीं होती, जिसकी एज ऑफ मेजोरिटी नहीं होती, मतलब फॉर एग्जांपल माइनर। तो यानी कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट किसकी होती है, जिसकी एज ऑफ मेजोरिटी होती है, या फिर जो साउंड माइंड का होता है, या फिर जो डिस्क्वालीफाइड नहीं होता, किसी भी लॉ के अंतर्गत डिस्क्वालीफाइड नहीं होता। तो ये वो 3 लोग हैं जिनकी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होती है। दोबारा बोलता हूं, ये वो लोग हैं जिनकी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है जी, आगे फिर कहता है पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट विद द माइनर। अच्छा, मैंने कहा जी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट किसकी होती है, मेजर की, तो किसकी नहीं होती, माइनर की। तो माइनर कौन है? अब माइनर का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा, ध्यान रखना, माइनर का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, माइनर का मतलब लिखा है इंडियन मेजोरिटी एक्ट में। सेक्शन याद मत करना इंडियन मेजोरिटी एक्ट का, बट इतना याद कर लेना इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, यानी कि इतना अंग्रेजों का जमाने का ये भी एक्ट है जो क्या कहता है, कहता माइनर वो है जिसने अभी तक 18 साल की उम्र प्राप्त नहीं की है, वो क्या है, माइनर। ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो जब भी माइनर के ऊपर सवाल आ जाए तो हमेशा सेक्शन 11 से शुरू करना, इंडियन मेजोरिटी एक्ट का रेफरेंस देना। सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, फिर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 का रेफरेंस देना, माइनर को डिफाइन करना, हमेशा इसी सीरीज में चलना, ध्यान रखना माइनर पे सवाल आ जाए। फिर माइनर के साथ होने वाला एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है। इस केस लॉ को जरूर याद रख लेना, दिस वाज अपहेल्ड इन द केस ऑफ मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। मैं लिख देता हूं लाइन, दिस वाज आल्सो upheld in the लॉजी इन द केस ऑफ मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। समझ गए इतनी बात? चले जी। अच्छा, पीडीएफ ये नहीं है क्या? ओहो यार, मैं कल से ध्यान रखूंगा, एक दिन पहले ही रात को अपलोड कर दिया करूंगा। रुक जाओ कुंदन, तो स्क्रीन पे देखो, मैं अभी अपलोड करवाता हूं ठीक है जी हाँ जी, दिस वॉज अपहेल्ड, एन एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। दिस वॉज ऑल्सो अपहेल्ड इन द केस ऑफ मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, where it was held that Indian Contract Act makes the minors agreement void and therefore the mortgage was not valid। जिनको मैंने नोट्स में लिखवा रखा है, जो भी लैंग्वेज नोट्स में लिखी हुई है वो उसी को ही लैंग्वेज को याद करेंगे। और जो मेरे से नहीं पढ़े और इस क्लिपिंग को देख रहे हैं, इस क्लिपिंग के नीचे आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। ये जो असाइनमेंट मैं यूज कर रहा हूँ, ये इस क्लिपिंग के नीचे पीडीएफ के रूप में आपको लिंक के रूप में मिल जाएगा, आप वहां से ले लीजिएगा। बट फिलहाल ध्यान रखिएगा, आपने ये जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ ये याद रखना है। केस को कभी भी एक्सप्लेन पूरा नहीं किया जाता, पूरा उसको नहीं लिखा जाता, केवल उसका डिसीजन लिखा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? चले, तो कोई भी एग्रीमेंट जो माइनर के साथ होगा वो क्या होगा, वॉइड होगा। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष में भी कहा गया, जहां ये कहा गया कि भैया माइनर के साथ होने वाला एग्रीमेंट वॉइड है और मॉर्टगेज जो क्रिएट हुआ है, मॉर्टगेज भी वैलिड नहीं है। अब इस केस में हुआ क्या था, एक मोहरी बीबी थी और एक ये बच्चा था जिसका नाम था धर्मदास घोष। मोहरी बीबी से इसने लिया लोन, मोहरी बीबी ने इसको दिया लोन, और इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो मोहरी बीबी ने अपने पास गिरवी रख दी। अब लोन की पेमेंट में धर्मदास घोष ने कर दिया डिफॉल्ट। जब डिफॉल्ट किया तो ये सीधा कोर्ट की शरण में गया। कोर्ट ने कहा सर मैं तो बच्चा हूं, इसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया। जज ने कहा गलती तो मोहरी बीबी तुम्हारी है, तुमने बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? मोहरी बीबी ने कहा सर मेरी क्या गलती है, इसी ने आया था, यही आया था लोन मांगने। वो जज ने कहा कोई दिक्कत नहीं, बच्चा है आ सकता है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मगर तुमने इसकी प्रॉपर्टी कैसे रख ली? मोहरी बीबी ने कहा सर इसने मुझसे लोन लिया है। जज ने कहा वो तो भूल जाओ, क्योंकि माइनर के साथ एनए वाला एग्रीमेंट वॉइड होता है, तो जो माइनर ने लोन लिया है उसे तो भूल जाओ, छोड़ दो उसे। तो अब रही बात प्रॉपर्टी की, तुमने माइनर की प्रॉपर्टी रखी है वो वापस करो, यानी कि लोन भी गया मोहरी बीबी का और जो उसके पास प्रॉपर्टी थी वो भी वापस गई। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड, तो मॉर्टगेज आप माइनर की प्रॉपर्टी पर कर नहीं सकते। ठीक है ना? फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। हाँ, लॉ कहता है परंतु अगर इस सिचुएशन का उल्टा हो जाए, अगर उल्टा हो जाए मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए धर्मदास घोष
लोन दे दे, लोन किसको दे दे? राम को। ओके, राम अपनी प्रॉपर्टी बदले में धर्मदास के पास गिरवी रखवा दे तो क्या होगा? लॉ कहता है धर्मदास घोष को लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी। राम, अगर तुमने पेमेंट नहीं की तो फिर धर्मदास घोष प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है। सवाल उठा पिछले केस में तो नहीं हुआ ऐसा। पिछले केस में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि माइनर ने लोन लिया था, बट यहां पर माइनर ने लोन दिया है। अच्छा, लोन दिया है यानी कि माइनर के बेनिफिट में कॉन्ट्रैक्ट है। बेनिफिट कैसे? जब माइनर लोन देगा तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट कमाएगा, उसकी इनकम आएगी, तो यहां माइनर का बेनिफिट, और जहां माइनर का बेनिफिट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो यानी कि यहां पर राम कोई बेनिफिट क्लेम कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं क्लेम कर सकता। तो यानी कि राम इज लाइबल टू पे द लोन, यस, एल्स उसकी प्रॉपर्टी पे माइनर जब्त कर सकता है। तो एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अ माइनर इज एब्सोल्युटली वैलिड। क्लियर हो गई इतनी बात? चले, दो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बट नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट द माइनर फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू हिम। ओके, ठीक है। Thus a promissory note executed in favor of minor is not void। कोई भी promissory note जो आपने माइनर के फेवर में लिखा है कि मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें पे करूंगा, वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो माइनर को पे कर रहे हो ना, वो बेनिफिशियरी है, एंड कैन बी sued upon him because he though incompetent to contract may yet accept a benefit। यानी कि वो इनकम्पिटेंट है परंतु फिर भी वो बेनिफिट एक्सेप्ट कर सकता है, तो माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी अगर कोट कर पाए, अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर है, ये एग्जाम्पल अगर आप कोट कर पाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड, यानी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज दी है माइनर को लोन के बदले में, तो फिर मॉर्गेज मनी इज इनफोर्सेबल बाय हिम, तो यानी कि वो उस मॉर्गेज पर एक्शन ले सकता है, उस मॉर्गेज के खिलाफ एक्शन ले सकता है। ये जब प्रॉपर्टी आप राम को दे, ये राम की प्रॉपर्टी जब धर्मदास घोष के पास आई ना, तो ये जब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आते हैं इसे कहते हैं मॉर्गेज होना। क्या कहते हैं? मॉर्गेज। ठीक है, तो जब बेनिफिट ऑफ माइनर है तो ये मॉर्गेज वैलिड है, बट अदरवाइज ये मॉर्गेज वॉइड है, जैसे ऊपर धर्मदास घोष के मोहरी बीबी के केस में था। आई होप कोई दिक्कत नहीं, बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है जी रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। सबसे पहली बात, रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो जी, हुआ क्या कि मैं और नोरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब मेरे और उसके परिवार वाले दोनों ही इस शादी के बड़े खिलाफ थे। सूर्यवंशम फिल्म याद करो। अब हुआ क्या, हम दोनों ने कहा कि बस ठीक है, ऐसी तैसी कराए पूरा जहान, और हमने विवाह रचा लिया। अब मैंने विवाह रचाया तो मैंने कहा चलो चलते हैं माता पिता से आशीर्वाद मांगने के लिए। अब जैसे ही माता पिता से आशीर्वाद मांगने के लिए जाएंगे, विवाह हो चुका है, ध्यान रखना विवाह हो चुका है, ठीक है। अब हम माता पिता से आशीर्वाद मांगने के लिए जाएंगे तो मेरे पिताजी या तो वहां सूर्यवंशम बन जाएंगे और बंदूक लेके आएंगे और क्या डायलॉग मारेंगे कि भैया निकल जाए यहाँ से, अदरवाइज जिसने तेरी सूरत देखी मैं उसकी सीरत नहीं देखूंगा। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 एक और भी तो बनता है कि माता पिता कहे कि यार चल जो हुआ ठीक है यार, नोरा जैसी अच्छी बहू आई है, क्या दिक्कत है, चलो जो हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों ऑप्शन है, ठीक है ना। अब अगर रिजेक्ट किया तो वो तो सूर्यवंशम फिल्म बन गई, परंतु अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो किस चीज को एक्सेप्ट किया है? विवाह को। विवाह मतलब हो चुका है या हो रहा है? हो चुका है। पास्ट में कोई घटना घट चुकी है, पास्ट में कोई घटना घट चुकी है और प्रेजेंट में खड़े होकर आप कह रहे हो कि हाँ इस पे मेरी अप्रूवल है, इस पे मेरी अप्रूवल है, तो इसे कहते हैं रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन की खास बात यह होती है कि घटना पास्ट में घट चुकी है, ये पास्ट में घट चुकी है और आप प्रेजेंट में कह रहे हो कि इस घटना पे मेरी अप्रूवल है। जैसे ही आप रेटिफिकेशन करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप ना उस डेट पे जा रहे हो और कह रहे हो कि हाँ ये विवाह को मेरी अप्रूवल है, इसे रेटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है जी। माइनर का एग्रीमेंट कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल माइनर जब 17 साल का था, आपने उसे लोन दिया, 18 साल का होने के बाद आपने उसे कहा कि अब एक बॉन्ड साइन कर, एक डॉक्यूमेंट साइन कर कि तू इस लोन के लिए लायबल है, तू इस लोन के लिए लायबल है, इस डॉक्यूमेंट को साइन कर 18 साल का होने के बाद। लोन कब लिया गया था? 1 साल पहले। 18 साल का होने के बाद अब उससे डॉक्यूमेंट साइन करवा रहे हो, यानी कि उसे बैकडेट पर ले जा रहे हो। जब माइनर को जब उसे आप इस तरीके से बैकडेट पर ले जा रहे हो तो इसे रेटिफिकेशन कहते हैं। बट जैसे ही बैकडेट पर ले जा रहे हो, वो तो माइनर था उस दिन,
जैसे ही आप बैकडेट पे ले गए वो तो माइनर था, और जब वो माइनर था तो क्या वो लायबल है? नहीं। तो इसलिए माइनर के एग्रीमेंट का रेटिफिकेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेटिफिकेशन का मतलब होता है बैकडेट पर जाना, और जैसे ही बैकडेट पर जाओगे उस डेट को तो वो माइनर है, और क्योंकि माइनर है तो रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए माइनर के एग्रीमेंट का रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। पहले रेटिफिकेशन का मतलब लिखना जब भी आए, जब भी माइनर पे कॉन्सेप्ट आ जाए। स्टेप नंबर 1 कैपेसिटी ऑफ पार्टीज सेक्शन 11। स्टेप नंबर 2 माइनर का मतलब। स्टेप नंबर 3 जिस पॉइंट के ऊपर अटैक हुआ है उस पॉइंट को लिखाओ। ठीक है जी, चलिए। भाई कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड नहीं लिखना, एग्रीमेंट इज वॉइड। निखिल बंसल, पूरा इतिहास हिस्ट्री सब चेंज हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मत लिख दियो गलती से, नालायक। सबसे ज्यादा आने के चांसेस जिसके हैं वो है ये 5वां पॉइंट, ध्यान रखना। इन केस ऑफ अ फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज बाय द माइनर। इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज बाय द माइनर, क्या मतलब है? ये देखो जी, ये हुआ क्या, ये एक बच्चा था चिंटू। चिंटू था 15 साल का, परंतु देखने में थोड़ा बड़ा लगता था। ये गया राम के पास, कहने लगा अंकल 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 मुझे ना लोन चाहिए था। राम को फिर भी शक हुआ यार कि पैदा तो मेरे मोहल्ले में ही हुआ था, मुझे लग रहा है तेरे अब 18 साल का नहीं हुआ। चिंटू ने अंकल कैसी बातें कर दी। चिंटू ने डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दिखा दिया जिसमें चिंटू की एज 18 साल लिखी हुई थी, और ये डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो था वो फोर्ज्ड था, मतलब नकली था। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो था वो फोर्ज था, मतलब नकली सर्टिफिकेट था। ठीक हो गई इतनी बात? अब हुआ क्या, एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। जी, तो ये जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट था ना, ये फोर्ज था, मतलब नकली था। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, अब चिंटू जो था वो 15 साल का था। कहाँ गया एग्जाम्पल, अरे बीच में एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। चिंटू जो था वो 15 साल का था। अब इसने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया जो कि नकली था और जिसपे इसकी एज लिखी हुई थी 18 साल। अब राम ने इस डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट को देखा और देखने के बाद इसने कहा हाँ ठीक है भाई, तुम 18 साल के हो चुके हो, ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार लो जी 1 लाख रुपए का लोन ले लो। ओके, अब 1 लाख रुपए का लोन दे दिया। अब चिंटू ने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, तो राम ने चिंटू के ऊपर केस कर दिया कि चिंटू ने, देखिए जज साहब इसने मुझसे लोन लिया और अब ये पेमेंट नहीं कर रहा। इससे पहले कि जज कुछ भी कहता, चिंटू ने कहा जज साहब देखो आपने मना किया बच्चों से कॉन्ट्रैक्ट मत करना, मगर इन्होंने फिर भी बच्चों से कॉन्ट्रैक्ट किया है। भाई साहब जज बड़े गुस्से में आए, उन्होंने कहा राम ये क्या किया, जब मैंने मना किया बच्चों से कॉन्ट्रैक्ट मत करो तो क्यों किया है? राम ने कहा जज साहब बच्चा नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देखिए, ये लो, ये डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, लिखा हुआ है किसकी एज 18 साल हो चुकी है, तो ये बच्चा कहां से हुआ? जज ने कहा चिंटू तुम मुझे झूठ बोल रहे हो बेटा, तुम्हारी एज तो 18 साल है। चिंटू ने कहा नहीं जज अंकल ये सर्टिफिकेट झूठा है, तो मैंने नकली सर्टिफिकेट बना के इन्हें दिया है। वाह 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 वाह, कमाल ही हो गया, कमाल ही हो गया। नकली डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बना के नालायक आदमी दे रहा है। तो फिर अब क्या कर सकते हो? जज कहता है कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा है, कर सकता है, ये काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ चिंटू बेटा, तुम 1 लाख रुपए मुझे बताओ कहां है? चिंटू ने कहा अंकल जज अंकल मैंने ना 90,000 रुपए दोस्तों को पार्टी देने में उड़ा दिए। वाह 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 वाह। जज ने कहा चलो राम कोई बात नहीं, अच्छा हुआ बच्चे ने पार्टी की है, मतलब चॉकलेट वॉकलेट खाई होगी, समोसे ब्रेड पकौड़े खाए होंगे, अच्छी बात है, ठीक है, अगले के पेट में कुछ गया है। अच्छा बेटा अब ये बताओ 10,000 कहाँ है? ले 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 चिंटू। चिंटू ने कहा अंकल अंकल उसका ना मैंने एक मोबाइल ले लिया है। ओ, तो 90,000 तो गए, 90,000 तो गए। अब भाई साहब बाकी जो 10,000 बचे हैं जिनका इसने मोबाइल लिया है, अब ये जज के ऊपर डिपेंड करेगा। जज शायद चाहे, जज चाहे तो कह सकता है कि 10,000 वापस लौटा दो, किसको? 10,000 का मोबाइल वापस लौटा दो राम को, या फिर यह भी कह सकता है कि चल यार जो बच्चे ने मोबाइल ले लिया अब उसके हाथ से मोबाइल छीनेगा राम, तू छोड़ना यार, ठीक है ना? तो अब ये जज की इच्छा पे डिपेंड करेगा, जज चाहे तो कुछ भी कर सकता है। चले
क्लियर हो गई इतनी बात? अब एक और बात समझना यहां पर, चिंटू ने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कहा कि मैं मेजर हूं। चिंटू ने स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या कहा कि मैं मेजर हूं, स्टेप नंबर 1 में। फिर चिंटू ने स्टेप नंबर 2 में कहा, कोर्ट में खड़े होकर कहा कि मैं माइनर हूं। क्या आप इस तरीके से अपनी स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि आप मेजर हैं, तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं माइनर हूं, क्या आप इस तरीके से कह सकते हैं? कोई भी अगर साधारण आदमी होता तो उसे यह कहना अलाउ नहीं था। यानी कि स्टेटमेंट चेंज करना, चेंज ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड। चेंज ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड। ये हमारा नॉर्मल रूल है जो कहता है कि आप अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते, और इस रूल का नाम है एस्टॉपल। क्या नाम है? रूल ऑफ एस्टॉपल। बट क्या माइनर अपनी स्टेटमेंट चेंज कर पा रहा है? हां, माइनर अपनी स्टेटमेंट चेंज कर पा रहा है। लॉ इसे अलाउ करता है कि आप अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दो, यानी कि रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर पे नहीं लगता, नहीं लगता। कॉन्सेप्ट समझ आया? रूल ऑफ एस्टॉपल कहता है कि आप स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते, बट हमने देखा कि माइनर तो कर सकता है, यानी कि रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर के ऊपर नहीं लगता है। बोलो ना हां। चलिए, तो अगर माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है मिसरिप्रेजेंट करने के बाद अपनी एज का, तो भी उसको स्यू नहीं कर सकते। ठीक है जी। फिर आगे कहता है रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर पे नहीं लगता। अच्छा, इसका मतलब अगर माइनर ने फ्रॉडुलेंटली अपनी एज बताकर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके ऊपर फिर भी कोई केस किया जाता है, तो भी वो कह सकता है कि हां हां वो माइनर है, हां हां वो माइनर है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, ये जो लास्ट लाइन लिखी है, दिस प्रोविजन इज एज पर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बताओ, कोई भी दिक्कत यहां तक? फिर आगे कहता है वैलिडिटी ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट जॉइंटली विद द मेजर पर्सन। अच्छा, मान लीजिए चिंटू जो है एक मेजर व्यक्ति राम के साथ जाता है माल खरीदने के लिए। चिंटू राम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक माल खरीदने के लिए जाता है, 1 लाख रुपए का माल खरीदा जाता है। तो बताइए, चिंटू तो लायबल नहीं है, तो क्या राम लायबल है? यस, चिंटू लायबल नहीं है, राम लायबल है। यानी कि अगर वैलिड माइनर एग्रीमेंट करता है जॉइंटली विद अ मेजर पर्सन, तो फिर माइनर लायबल नहीं है, बट जो अदर मेजर पर्सन है वो लायबल है। ध्यान रखना, एग्रीमेंट मेड बाय अ माइनर जॉइंटली विद अ मेजर पर्सन वैलिड है, वॉइड है जहां तक माइनर का सवाल है, बट उस पर एक्शन लिया जा सकता है मेजर व्यक्ति के खिलाफ। मेजर, अच्छा, आज तक ये नहीं पूछा और ना ही बच्चों को कभी पता लगने दिया किसी ने कि मेजर कितने के लिए लायबल होगा, 1 लाख के लिए या 50,000 के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, चिंटू गया राम के साथ 1 लाख रुपए का माल खरीद के लाया, दोनों मिलकर 1 लाख रुपए का माल खरीद के लाए, 50-50 हजार का। अब मुझे बताइए, चिंटू तो लायबल नहीं है, तो मेजर कितने के लिए लायबल है? अगर आज तक उसने अमाउंट नहीं पूछा, ये कह सकते हो कि किस्मत अच्छी है सबकी। आज तक अमाउंट नहीं पूछा, जिसके कारण किस्मत अच्छी है। बस यही ग्लोबल लाइन लिख देते हैं सब कि मेजर व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वो तो ठीक है, एक्शन लिया जा सकता है। कितने के लिए? आंसर इज 1 लाख के लिए, क्योंकि दोनों जॉइंट गए हैं। तो ध्यान रखना, लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है। जॉइंट लायबिलिटी होती है, यानी कि अगर उसने पेमेंट नहीं की तो दूसरे वाला लायबल है। तो यानी कि पूरे 1 लाख रुपए के लिए राम लायबल है। सवाल आ जाए तो संभाल लेना, पोपली की चौपसी मत कराना वहां पर। ठीक है जी। आगे, माइनर एज अ पार्टनर, हालांकि पार्टनरशिप एक्ट में इसे पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल रिकॉल कर लो। क्या माइनर कभी भी पार्टनर बन सकता है? कभी भी नहीं। क्या माइनर कभी भी पार्टनर फॉर बेनिफिट बन सकता है? कभी भी नहीं है। हां, माइनर पार्टनर फॉर बेनिफिट के रूप में एडमिट हो सकता है किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में। हे माता जी, ये क्या? हां, यही तो है भाई साहब। माइनर को जब लेना चाह रहे हो तो कोई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, और उस पार्टनरशिप के अंदर ये फॉर बेनिफिट ओनली एडमिट हो सकता है। यानी कि माइनर के आने से पहले पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। मतलब नई पार्टनरशिप बनाते हुए माइनर चाहे बेनिफिट में ही क्यों ना हो, आप उसे नहीं ले सकते नई पार्टनरशिप में। क्लियर हो गई इतनी बात?
चलिए तो माइनर एज अ पार्टनर he can be admitted वर्ड का मतलब है कि पार्टनरशिप मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन ही एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एंड ही कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ओनली। ठीक हो गई थी बात? अरे बोलो ना हाँ। और आगे बढ़ते हैं। माइनर एज अ शेयर होल्डर, क्या माइनर शेयर होल्डर भी हो सकता है? लॉ कहता है हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कोई दिक्कत शेयर होल्डर बनने में? लॉ कहते हैं नहीं, एक शर्त है बस, वो क्या कि शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए। अच्छा, मैंने कहा अगर पार्टली पेड अप होंगे तो क्या दिक्कत है? लॉ कहता है दिक्कत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए, पेड अप वैल्यू है 4 रुपए, तो तुम तो 6 रुपए के लिए माइनर को लाइबल बना दोगे और नोटिस दे दोगे कि ला पैसे दे, बट माइनर लाइबल नहीं है। तो फिर अगर शेयर फुली पेड अप है, 10 का 10 पेड अप है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर माइनस जो है वो बन सकता है, प्रोवाइडेड एक शर्त ये है कि कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस बात को अलाउ करे। तो यानी कि ले देकर दो शर्तें हैं जब माइनर शेयर होल्डर बन सकता है। पहला, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस बात की परमिशन दे, और दूसरा, शेयर्स जो है वो फुली पेड अप होने चाहिए। ओके नेक्स्ट, और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऋषभ गुप्ता, बहुत बड़ा डाउट है, स्क्रीन मेरे से दूर है, इतना बड़ा डाउट तो मैं अभी पढ़ नहीं पाऊंगा, तो फिर एक काम करेंगे, जूम कॉल का सेशन रखने वाला हूं, वहां पे रीड डाउट रेज कर लेना अपना, ठीक है। चलिए फिर आता है माइनर एज एन इंसॉल्वेंट। लॉ कहता है इंसॉल्वेंट एक ऐसा व्यक्ति है जिससे कॉन्ट्रैक्ट मत करना, माइनर भी एक ऐसा व्यक्ति है जिससे कॉन्ट्रैक्ट मत करना। अब लॉ कहता है माइनर को इंसॉल्वेंट बना के फायदा ही क्या, जब मैंने कहा है कि भैया माइनर से कॉन्ट्रैक्ट मत करना, मैं किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट भी घोषित इसलिए करता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट मत करना, तो फिर माइनर को इंसॉल्वेंट घोषित करने की जरूरत ही नहीं है। तो माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बिकॉज ही इज ऑलरेडी नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गई इतनी बात? आगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ नेसेसरी। सवाल उठा नेसेसरी, अगर ध्यान रखो अब लॉ मेकर से ना यहां पर एक मिस्टेक सी हो गई। वो मिस्टेक क्या हुई कि उन्होंने हर जगह लिख दिया कि माइनर के साथ होने वाला एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है, एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आपने लिख तो दिया, बट तब लॉ मेकर को महसूस हुआ कि यार एक बड़ी मिस्टेक उनसे हो गई है। वो क्या कि सपोज अगर माइनर को कोई व्यक्ति रोटी कपड़ा और मकान सप्लाई करेगा, तो फिर भाई माइनर से उसकी भी पेमेंट नहीं लेगा, तो दिक्कत ही हो जाएगी कि आज के बाद कोई व्यक्ति माइनर को रोटी कपड़ा मकान भी सप्लाई नहीं करेंगे। माइनर रेस्टोरेंट में जाएगा 14 फरवरी के पवित्र पावन दिन, तो कोई उसे एंटर नहीं होने देगा। भाई साहब माइनर कपड़ों की दुकान पे जाएगा, बाहर लगा दिया जाएगा बोर्ड, यहां पर माइनर का आना मना है। कमाल हो गया यार। तो मतलब अच्छा, तुम पढ़ने के लिए जाओगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बाहर लिखा होगा ना, अगर आप माइनर है तो कृपया यहां ना आए। क्या ये गलत नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? तो मतलब माइनर को रोटी कपड़ा मकान से भी महरूम किया जा रहा है, मतलब उसको उससे भी वंचित किया जा रहा है। लॉ कहता है हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन, मानते हैं हमसे गलती हो गई है, मगर अब इस गलती को हम रेक्टिफाई करेंगे। लॉ मेकर ने इसे रेक्टिफाई किया और कहा कि रुको रुको रुको, अगर माइनर को आपने नेसेसरी सप्लाई की, न केवल माइनर को बल्कि अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल माइनर के माता पिता उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको सवाल उठा सर माइनर के माता पिता डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? क्यों? माता पिता का एक्सीडेंट हो गया, माता पिता ने लेट उम्र में पैदा किया था, मतलब 60-70 के बाद पैदा किया था, तो अभी माइनर था वो, माता पिता एकदम बुजुर्ग हो चुके थे, तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो मान लीजिए अगर आप माइनर के ऊपर डिपेंडेंट किसी व्यक्ति को या माइनर को कोई भी नेसेसरी सप्लाई करते हैं, तो उस नेसेसरी की पेमेंट आप कर सकते हैं कहां से? फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, माइनर की प्रॉपर्टी से। अच्छा, प्रॉपर्टी समझते ही हमें ध्यान में आता है लैंड एंड बिल्डिंग। ना 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 ना, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं। आपके पास जो कैश पड़ा है वो भी प्रॉपर्टी है, मोबाइल पड़ा है वो भी प्रॉपर्टी है, आपका फर्नीचर भी आपकी प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी भी आपकी प्रॉपर्टी है, सब कुछ आपकी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। अब ये बात क्योंकि लॉ मेकर को बाद में समझ आई कि हमने तो नेसेसरी के बारे में लिखा ही नहीं, तो इसलिए ये चीज लॉ ने डलवाई है, बाद में लॉ ने दिलवाई है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ करवाता है उसे हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसलिए जब आप क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि ये बाद में लॉ ने डलवाया है। बात समझ आ गई? चलिए, तो अब सवाल उठा नेसेसरी का मतलब क्या होता है? क्या नेसेसरी का मतलब रोटी कपड़ा व मकान से ही है? नहीं नहीं, लॉ कहता है जरूरी नहीं है कि फूड क्लोथ एंड हाउस रेंट, बट इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज आ सकती है जो कि माइनर को सप्लाई की जाती है ताकि वो अपना जीवन जी सके। फॉर एग्जांपल एजुकेशन भी है, यस। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कोई केस फाइल किया गया, उसको डिफेंड करने के लिए वकील का खर्चा, वो भी है, यस।
कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में वो खर्चा कर रहा है, वो भी है, यस वो भी है। ठीक है जी, चले फिर कहता है टू रेंडर द माइनर्स स्टेट लाइबल फॉर द नेसेसरी टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना। अगर माइनर और नेसेसरी पे कॉन्सेप्ट आता है तो ये कीवर्ड्स लिखने बहुत जरूरी है, ये दोनों के दोनों। पहला, टू रेंडर द माइनर्स स्टेट लाइबल, माइनर की प्रॉपर्टी को लाइबल ठहराने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। पहली कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबली नेसेसरी टू सपोर्ट हिज फॉर हिज सपोर्ट इन द स्टेशन इन द लाइफ। यानी कि उम्र के जिस दौर में या फिर जिंदगी किस दौर में वो खड़ा है, उस दौर में उसको इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट इन द स्टेशन इन द लाइफ। इन द स्टेशन इन द लाइफ का मतलब है कि उम्र के जिस अपने जीवन के जिस दौर में वो खड़ा है, वहां उसे इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मे बी एजुकेशन, मे बी ट्रेनिंग, कोई भी चीज। नेक्स्ट, द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई फॉर दीज नेसेसरी। और माइनर के पास ये नेसेसरी की और सप्लाई नहीं थी, माइनर के पास नेसेसरी की सप्लाई और नहीं थी, यानी कि उसको इसकी स्केर्सिटी थी, उसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और अवेलेबिलिटी नहीं थी उसके पास। ठीक है, तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो आप माइनर से रिकवर कर सकते हो, माइनर की प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हो। आगे फिर कहता है नो लायबिलिटी फॉर द गार्जियन फॉर द एक्ट ऑफ द माइनर। मान लीजिए मेरा छोटा पोपली निकला नालायक, मेरी औलाद, मेरा छोटा पोपली निकला नालायक, वो गया लोगों से पैसे मांग मांग के आ रहा है, अंकल 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 पैसे देना। कोई उसे 1 लाख रुपए दे रहा है, कोई उसे 2 लाख रुपए दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब पता है ना पोपली की औलाद है। अब हुआ क्या, 3-4 मेरे दोस्तों से पैसे ले आया 1-1 लाख करके, और वो चारों दोस्त मेरे पास, और भाई यार वो पैसे तो दे दे 1 लाख रुपए। मैं कहा है कौन से 1 लाख रुपए? कहने लगे वो जो छोटा पोपली लेके गया है। मैं कहा मैंने तो नहीं कहा उसे। कहने लगे देख मजे मत ले, मजे मत ले, 1 लाख रुपए तो तुझे ही देने पड़ेंगे। सवाल उठा क्या मैं लायबल हूं? बिल्कुल भी नहीं। माइनर के द्वारा की गई हरकतों के लिए मैं लायबल नहीं हूं, परंतु अगर ये कभी भी प्रूव हो गया कि माइनर से ये हरकतें मैंने ही करवाई हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ही छोटे पोपली के कान में बोला है कि जा बेटा जहां 1 लाख रुपए अंकल से उठा ले, दोनों बाप बेटे मौज करेंगे। अब अगर मैंने ही उसे ये बोला है तो क्या मैं लायबल हूं? हाँ, फिर मैं लायबल हूं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए फिर आता है लायबिलिटी फॉर टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब होता है कोई सिविल रॉन्ग, मतलब कुछ समाज का बुरा कर दिया है, समाज का बुरा कर दिया है। तो इसलिए अब ध्यान रखना, कहता है अगर माइनर से समाज का कुछ बुरा हो गया माइनर से, तो फिर हम माइनर को लायबल ठहरा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिएगा, कहता है जी वेयर अ माइनर बोरोड अ हॉर्स फॉर द राइडिंग ओनली। माइनर ने एक हॉर्स लिया किराए पर कि राइड करूंगा। He was held liable when he lent the horse to one of his friend who jumped and killed the horse. तो बेटा तुमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, कि तुमने वो हॉर्स को अपनी राइडिंग के लिए लिया था और तुमने किसी और को दे दिया और उसने उठा के घोड़े को पहाड़ से नीचे धकेल दिया। तो माइनर लायबल है, यस माइनर लायबल है टोर्ट में, क्योंकि तुम्हारे कारण किसी समाज के किसी प्राणी का अहित हो गया है, नुकसान हो गया है। सिमिलरली अ माइनर वाज हेल्ड लायबल फॉर हिज फेलियर to return the certain instrument which he had hired and then passed on to a friend। ठीक है ना, तो इसका मतलब तुमने सामने वाले के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुमने उसका इंस्ट्रूमेंट हायर किया कि वापस लौटाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे कल बिलमेंट का एग्जांपल दिया था कंसिडरेशन में, मैंने तुम्हें कार दी 14 फरवरी बनाने के लिए, तुम अपनी 14 फरवरी तो बना नहीं रहे, आप लोगों की बनवा रहे हो, तो ये माइनर लायबिलिटी इन टॉर्ट हो जाएगी, तो वहां तुम लायबल हो। ध्यान रखना अगर मेरी कार को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड का भी सवाल आ जाए हमेशा, तो प्लीज ध्यान रखना, सबसे पहले सेक्शन 11, फिर मीनिंग ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड लिखना, फिर उसके बारे में कुछ भी लिखना। वैसे तो माइनर से ही सवाल आएगा। आगे अच्छा, फिर वो कहते हैं लोन फिर सिविल रॉन्ग में नहीं आएगा। नहीं, लोन जो है सिविल रॉन्ग में नहीं आएगा, क्योंकि लोन जो है माइनर के लिए दे रहे हो, माइनर वो पैसा किसी और को ट्रांसफर नहीं कर रहा, मतलब इस तरीके का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, बट वो अनेबल टू पे हो गया, बस नहीं पे कर पाया। ठीक है, उसने किसी और को ट्रांसफर करके मतलब शाण पत्ती नहीं किए है। चलिए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन हु इज नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ द प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो इस लायक भी नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके और उसका उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो भी समझ सके, तो उसे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कहते हैं। अच्छा,
अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि यूजुअली तो अनसाउंड माइंड के होते हैं, यूजुअली अनसाउंड माइंड के होते हैं। फॉर एग्जांपल ल्यूनेटिक, वो तेरे नाम का सलमान खान, याद आया कुछ, तेरे नाम का सलमान खान ल्यूनेटिक कहते हैं, जो कि नॉर्मली अनसाउंड माइंड के होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ये साउंड माइंड के होते हैं, कभी कभार। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ, जब कभी कभार ये साउंड माइंड के होते हैं केवल तभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना। जब ये कभी कभार साउंड माइंड के होंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? चले फिर, वेयर अ पर्सन इज यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड, इसको करने की जरूरत नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूविंग को करने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं, आगे आते हैं। हाँ जी, यहां पर एक और पॉइंट था ना, अच्छा बस इतना ही है, ठीक है ठीक है। हाँ जी, द पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर मान लीजिए आप अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, बिल्कुल सेम पोजीशन रहेगी जो माइनर के केस में था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो, बट एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट वैलिड होगा। बिल्कुल सेम पोजीशन, बिल्कुल सेम पोजीशन। कि अगर उसे नेसेसरी सप्लाई करते हो तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवरी की जा सकती है, यस, बिल्कुल सेम पोजीशन रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। चले, फिर आता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, देखो जी, माइनर और अनसाउंड माइंड के अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कि लॉ मेकर सख्त मना करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मत करना। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन सोवेनियर्स, फॉरेन सोवेनियर्स मतलब विदेशों के राजा, विदेशों के राजा या फिर राजा के दूत, राजदूत, विदेशों के राजा या राजदूत, इनसे कॉन्ट्रैक्ट मत करना, क्योंकि ये हमारे देश के वीवीआईपी मेहमान होते हैं, तो इनसे कॉन्ट्रैक्ट मत करना। क्यों? क्योंकि इनको सीयू नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेहमान हैं। फिर उसके बाद एलियन एनिमी, विदेशी शत्रु, इससे भी कॉन्ट्रैक्ट मत करना। कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन मतलब स्टेचुटरी कॉरपोरेशन, इनसे अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल आप आईसीआई को जाके कपड़े बेच के आए हो, अबे आईसीआई कपड़ों का क्या करेगा, आईसीआई कपड़ों का क्या करेगा? तो इसलिए कॉरपोरेशन से, यानी कि फॉर एग्जांपल आईसीआई जैसे एक कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन का मतलब जैसे एक स्पेशल एक्ट के अंदर बनाया जाता है। अब आईसीआई को किस लिए बनाया गया? अकाउंटिंग प्रोफेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो आप उससे रिलेटेड तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई है, उसके अलावा किसी भी और पर्पज से इनसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वॉइड होगा। नेक्स्ट, कन्विक्ट, अपराधियों से भी कॉन्ट्रैक्ट मत करना और इंसॉल्वेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट मत करना। ये था जी आपका पूरे का पूरा चैप्टर। आज आपने ये सारी प्रॉब्लम्स को देखना है, फिर मैंने टेस्ट तो आपको दे ही दिया है ताकि प्रेजेंटेशन आपकी क्लियर रहे। ये सारी प्रॉब्लम्स को आज आपने चेक करना है और अपने कंक्लूजन चेक करने हैं कि आप जो कंक्लूड कर रहे हो और जो यहां पर लिखा है, क्या वो दोनों चीजें सेम हैं या वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज को देखना है। मैं कल जो टॉपिक शुरू करूंगा वो फ्री कंसेंट ना करके वॉइड एग्रीमेंट करूंगा। वो इसलिए वॉइड एग्रीमेंट करूंगा क्योंकि उसके ऊपर टेस्ट में दिया हुआ है। तो कल जो टॉपिक शुरू होगा वो वॉइड एग्रीमेंट होगा और कल वो खत्म हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट भी। फ्री कंसेंट उसके बाद करेंगे, ठीक है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करना। ये सारे केस लॉ जो यहाँ दिए हुए हैं, इन केस लॉज को करने के बाद गंगा नहाने समान प्रतीत होगा। तो ये सारे के सारे केस लॉ कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।